नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3.5 घंटे नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 3.5 घंटे नॉवल का 5वां पार्ट। और अंदर आने के बाद खिड़की बंद कर दी है ना? विभू ने कटु स्वर में पूछा। बुरी तरह सहमे हुए दीनदयाल के मुंह से निकला, जी हाँ। उसी बंद खिड़की को देखकर मैं चौंक पड़ी थी। उसने मुझे बता दिया था कि उसके माध्यम से जरूर कोई कमरे में आया है, क्योंकि अंतिम बार जब मैं इस कमरे से गई थी तो ये खुली हुई थी। एक बार फिर विभा की बुद्धि की तीव्रता और याददाश्त पर चकित रह गया। वो ठीक ही कह रही थी। उस वक्त मैंने भी खिड़की खुली देखी थी, किंतु इस वक्त भी देखकर चौंका नहीं था। दरअसल उस तरफ मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, जबकि विभा ने उस पर सोच लिया था। वो कहती ही चली गई। दुख है कि कमरे में आते ही मेरा ध्यान खिड़की की तरफ नहीं गया। उसे बंद देखते ही मैं चौंक पड़ी, और फिर फर्श पर बने पद चिन्हों ने बता दिया कि तुम सेफ के पीछे छुपे हुए हो। खैर, मुझे तुमसे बहुत से सवालों का जवाब चाहिए। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? दीनदयाल ने अपने ही जिस्म को देखा। बोला, पुलिस से बचने के चक्कर में मैं भाग रहा था। उसी कोशिश में कहीं जगह गिरा, कपड़े फट गए, मैं जख्मी हो गया। तुम पुलिस से क्यों डर रहे थे? अनूप बाबू की आत्महत्या का समाचार सुनते ही मैं भी बाजार के दूसरे लोगों की तरह अपनी दुकान बंद करके मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा था। मेरे दिल में भी जिंदलपुरम के दूसरे लोगों की तरह देवता जैसे अनूप बाबू के लिए सम्मान और श्रद्धा है। मैं उस वक्त मंदिर के बाहर लगी भीड़ में था। आप वहां पहुंच चुकी थी। दूसरे साधारण नागरिकों की तरह मैं भी अस्पताल के अंदर दाखिल ना हो सका, बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आईजी साहब के साथ आप वहां से निकल गई। उस वक्त मैं या भीड़ में मौजूद कोई भी दूसरा ये नहीं जान सकता था कि आप कहाँ गई है। किंतु कुछ ही देर बाद भीड़ में जाने कैसे ये समाचार फैल गया कि आपने उस फ्लैट का पता लगा लिया है जहां मालिक कैद थे, और अब पुलिस के साथ वहीं गई हैं। किसी को उस फ्लैट का पता नहीं था जहां आप गई थी। कुछ ही देर बाद मैं एक 3 व्हीलर के माध्यम से अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। इमारत के बाहर ही लगी भीड़ देखकर मैं चौंक पड़ा, और उस वक्त तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब लोगों से अपने फ्लैट का नंबर सुना। यह सुनकर मैं बहुत चक्का रह गया था कि मालिक को मेरे ही फ्लैट में कैद रखा गया था, और अब पुलिस को मेरी तलाश है। ध्यान से सुनती हुई विभा ने प्रश्न किया। फिर? मैं चकरा गया, बुद्धि घूम गई। निश्चय नहीं कर सका कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां मुझे किसी के भी द्वारा खुद को पहचान लिए जाने का डर था, अतः जल्दी से वहां से दूर हो गया। मैं बुरी तरह परेशान, हैरान और घबराया हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मालिक को कैद करे जाने से मेरे फ्लैट का क्या संबंध? मुझे एक मुजरिम की तरह तलाश किया जा रहा था, और मैं बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था कि इस मुसीबत से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हर एक की जुबान पर अनूप बाबू के हत्यारे के रूप में मेरा ही नाम था, और मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे मेरा परिचित ना मिल जाए। जानता था कि कोई भी परिचित मिलते ही मुझे धर दबोचेगा, मेरे और अपने संबंधों की बिल्कुल परवाह या लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि अनूप बाबू को सभी देवता समान मानते थे। परिचितों के बारे में सोचते ही सोचते मेरा ध्यान राम अवतार की तरफ गया। पनाह के लिए और इसी मुसीबत से निकलने का रास्ता पूछने के लिए मैं वहीं पहुंचा। जानता था कि जब तक कोई मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देगा, तब तक कोई मुझे समझ भी नहीं पाएगा। राम अवतार के यहाँ पहुंचकर सबसे पहले यह महसूस करके मैंने संतोष की सांस ली कि अभी तक राम अवतार को यह नहीं मालूम कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है। राम अवतार को सब कुछ सच सच बताकर मैंने सलाह लेने का निश्चय किया। एक गिलास पानी पीने के बाद उसे बताने के लिए अभी मैंने मुंह खोला ही था कि वहां पुलिस पहुंच गई। घबराकर वहां से भागा। एक ईख के खेत में घुसकर बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने में कामयाब रहा। अब मैं समझ गया था कि पुलिस मुझे देखते ही मेरी कोई बात सुने बिना गोली मार देगी। मैं ये भी समझ गया था कि अब जिंदलपुरम के किसी भी मकान में मुझे कोई पनाह मिलने वाली नहीं है। उस वक्त मैं मंदिर के समीप था, और अचानक मुझे ख्याल आया कि इस मुसीबत से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकती हैं। आपके कदमों से लिपटकर सब कुछ बता देना ही मेरी रक्षा कर सकता है। सो मंदिर की पिछली बाउंड्री वॉल फलांग कर लॉन में पहुंच गया, किसी तरह छुपते छुपाते यहाँ तक, और
हमारे इस कमरे में आते ही तुम सेफ के पीछे से क्यों नहीं निकल आए? इनकी वजह से। उसका इशारा मेरी तरफ था। विभा ने गंभीर स्वर में पूछा, इनकी वजह से क्या मतलब? मैं सब कुछ आपको अकेले में बताना चाहता था। इनके इस कमरे से निकल जाने का इंतजार कर रहा था। मैं इन्हें नहीं जानता, लेकिन लोगों से सुना है कि ये आपके दोस्त हैं। विभा एकदम कुछ नहीं बोली। मैं भी चुपचाप ही खड़ा था। मुझे लग रहा था कि दीनदयाल ठीक ही कह रहा है, जबकि विभा ने उसे सवाल किया, इसका मतलब तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे फ्लैट पर किसने क्या किया? मैं तो सारे दिन दुकान पर था बहू रानी। सुबह 9 बजे ही फ्लैट से निकल पड़ा था। क्या तुम लंच लेने भी अपने फ्लैट पर नहीं जाते थे? जाता था बहू रानी, लेकिन केवल तब जब निर्मला फ्लैट पर हो। आजकल वो मायके गई है। फ्लैट पर खाना तैयार करने वाला कोई भी नहीं है, अतः लंच दुकान पर ही ढाबे से मंगा लेता हूँ। दिल्ली गए तुम्हारी पत्नी को कितने दिन हुए हैं? 20 दिन। इसका मतलब ये कि 20 दिन से तुम्हारा यही रूटीन है। इस बात के पूरे सबूत मिले हैं दीनदयाल कि जो कुछ हुआ तुम्हारे ही फ्लैट में हुआ है। मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे ही नंबर पर फोन भी किया था। मैं कुछ नहीं जानता बहू रानी, सच में खुद हैरान हूं कि यह सब कैसे हो गया। तुम्हारे बयान पर यदि यकीन कर लिया जाए तो इसका अर्थ है कि हत्यारे ने तुम्हारी गैर हाजिरी में जुर्म करने के लिए तुम्हारा फ्लैट चुना। उस कमबख्त को सारे जिंदलपुरम में मेरा ही फ्लैट मिला था। यही सवाल महत्वपूर्ण है दीनदयाल, ये कि हत्यारे ने तुम्हारा ही फ्लैट क्यों चुना, किसी और का क्यों नहीं? अच्छा जवाब दो, तुम्हारे फ्लैट की चाबी आज सारे दिन कहाँ रही? मेरी जेब में, इस वक्त भी मेरे पास है। फिर हत्यारे ने तुम्हारे फ्लैट पर लगा ताला कैसे खोल लिया? मैं कुछ नहीं जानता बहू रानी। याद करो दीनदयाल, तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी पत्नी के मायके जाने और उसी दिन से बने तुम्हारे रूटीन के बारे में जानते हैं। ये बात तो मेरे लगभग सभी परिचित जानते हैं। नकली चाबी या मास्टर की मदद से जिसने भी तुम्हारे फ्लैट का दुरुपयोग किया है, वो निश्चय ही जानता था कि सुबह के 9 बजे जाकर तुम दुकान से रात 8:30 बजे लौटते हो। तुम्हारी पत्नी मायके गई हुई है और सारे दिन फ्लैट पर ताला लगा रहता है, और इतनी जानकारी तुम्हारी किसी परिचित को ही हो सकती है। वही ऐसे खतरनाक काम के लिए इतने आराम से फ्लैट का इस्तेमाल कर सकता है। दिमाग पर जोर डालो दीनदयाल, सोच कर जवाब दो कि तुम्हारे परिचितों में से ऐसा कौन है जो ये काम कर सके। मैं तो किसी को ऐसा नहीं समझता बहू रानी। हत्यारे ने जो कुछ किया है उसमें तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हो दीनदयाल, और तुम्हें इस मुसीबत में फंसाने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया है। तुम्हें इस तरह फंसाने वाला निश्चय ही कोई तुम्हारा दुश्मन होगा, ऐसा दुश्मन जो दोस्त का मुखौटा चढ़ाकर तुम्हारे आसपास रहता है। मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है बहू रानी? व्यापारी आदमी हूं, कोई गाली भी देता है तो विनम्रता से हाथ जोड़ लेता हूं। मैंने तो कभी किसी को अलिफ से बे भी नहीं कहा। विभा जाने क्या सोचती रह गई। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोला था। हाँ, दीनदयाल के बयान ने इस सारे मामले को कुछ और ज्यादा उलझा सा दिया था। हालांकि उसका बयान काबिले यकीन था। ऐसा नहीं लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। शक की कहीं कोई गुंजाइश थी भी नहीं। परंतु हत्यारे द्वारा जुर्म करने के लिए किसी अन्य का फ्लैट इस्तेमाल करना भी कम विचित्र बात नहीं थी। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है बहू रानी। अब यह आप पर निर्भर है कि आप यकीन करें या नहीं। मैं आपके हवाले हूं। अगर आप मुझे सच्चा महसूस करें तो माफ कर दें, और अगर अनूप बाबू का हत्यारा महसूस करें तो अपने हाथों से मेरा गला दबा दें। मैं चूं भी नहीं करूंगा। सिर्फ हमारे कुछ महसूस करने से कुछ नहीं होगा दीनदयाल। सुबह 9 बजे के बाद मुजरिम ने तुम्हारे फ्लैट का इस्तेमाल किया है। फ्लैट के ताले, रिसीवर और फ्लैट के अंदर मुजरिम के उंगलियों के निशान होंगे। तुमने कहा है कि तुम फ्लैट पर नहीं गए, लिहाजा ताले पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं होंगे। ताले पर से मिले निशानों से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलाए जाएंगे। अगर नहीं मिले तो तुम्हारा बयान प्रमाणित हो जाएगा, और यदि मिल गए तो मैं अपनी उंगलियों के निशान देने के लिए तैयार हूं बहू रानी। दीनदयाल का चेहरा चमक उठा। विभा ने आईजी का नंबर बताकर मुझे उन्हें फोन करने और यहां पहुंचने के लिए कहा। मैं कमरे से बाहर निकला और वहां रखे फोन से आईजी को फोन किया। दीनदयाल का बयान सच है या झूठ पता लगाने के लिए विभा ने जिस पैमाने का निर्धारण किया था वो मुझे जचा। कुछ ही देर बाद वहां आईजी साहब आ गए। विभा ने दीनदयाल को उन्हें सौंपा, उसका पूरा बयान बताया और कहा कि इसे आज रात बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए लॉकअप में रखा जाए। इसकी उंगलियों के निशान ताले और फोन पर मिले निशानों से मिलाए जाएं।
इस तरह दीनदयाल को लेकर आईजी साहब विदा हुए। कमरे में पुनः मैं और विभा रह गए। कुछ देर बाद की खामोशी के बाद विभा बोली, मेरा अनुमान गलत निकला। सोचा था कि दीनदयाल का बयान इस सारे झमेले को किसी न किसी हद तक सुलझाएगा जरूर, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा निकला। झमेला कुछ और ज्यादा उलझ गया है। तुम्हारा अपना अनुमान क्या है विभा? दीनदयाल झूठ बोल रहा है या सच? सच, उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा। मैंने चौंकते हुए पूछा, फिर व्यर्थी उसे लॉकअप में बंद कराने का क्या मतलब? ऐसा सिर्फ मेरी अनुभूति है वेद, और हत्या के केस में कोई भी रास्ता अनुभूतियों से नहीं बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कल सुबह तक के लिए उसे थोड़ी असुविधा होगी। सच प्रमाणित होने पर ही किसी को छोड़ना श्रेयस्कर होता है। इसका मतलब ये कि हत्यारे ने इसके फ्लैट का इस्तेमाल किया है। बेशक, विभा ने कहा, और अगर ये बात सच है तो मानना पड़ेगा कि हत्यारा दुस्साहसी और बेहद चालाक है। उस तक पहुंचने के लिए दिमाग खपाना पड़ेगा, और सच वेद, मेरे और उसके टकराव में मजा आ जाएगा। अपने जिस्म में दौड़ती हुई मैंने अजीब सनसनी महसूस की। विभा के भभकते चेहरे को मैं देखता ही रह गया। अचानक ही खुद को नियंत्रित करके वो बोली, घटनाएं बहुत तेजी से घटी हैं, और हर घटने वाली नई घटना से ये महसूस किया है कि कोई रहस्य खुलने वाला है। परंतु एहसास के ठीक विपरीत घटने वाली हर नई घटना इस सारे मामले को पहले से कहीं ज्यादा जटिल बना देती है। क्या तुम कोई अनुमान लगा सकी हो विभा? केवल ये कि वो संतरा इस केस में कुंजी है। अगर किसी तरह हमें ये पता लग जाए कि वे जोगा और उसके हाथ में दबे संतरे से इतना क्यों डरते थे, तो बहुत से रहस्य खुल सकते हैं। मगर ये पता लगाना आसान नहीं। आओ मेरे साथ, कहने के साथ ही वो तेजी से कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं उसके पीछे लगभग लपका ही था कि चिटकनी गिराकर उसने स्वयं ही दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। लिखने की आवश्यकता नहीं कि मैं उसके पीछे ही था। वो मुझे दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गई। कमरे को देखते ही महसूस किया कि मैं किसी राजकुमार के शयन कक्ष में आ गया हूं। विभा ने कहा, यह हमारा बेडरूम है और वो है उनकी पर्सनल सेफ। पर्सनल सेफ से क्या मतलब है? कमरे की बाईं दीवार में एक तिजोरी जैसी सेफ अटैच थी। तिजोरी का केवल दरवाजा ही चमक रहा था, और मैं देखते ही समझ गया कि वो नंबर लॉक तिजोरी है। विभा की दृष्टि उस पर केंद्रित थी। वो बोली, उसे खोलने की इजाजत मुझे भी नहीं थी। मैं समझा नहीं। एक दिन मैंने उनसे सेफ या तिजोरी के बारे में बात की थी। खोलने के लिए नंबर जानना चाहा था। तब उन्होंने कहा था कि इस तिजोरी को सिर्फ जिंदल परिवार का मालिक ही खोल सकता है। परिवार की स्त्रियों को कभी सेफ का नंबर नहीं बताया जाता। ऐसा क्यों? उनके शब्दों में इसे जिंदल परिवार की परंपरा ही कहा जा सकता है। मैंने उत्सुक स्वर में पूछा, मगर उसमें क्या है? बहुत जिद करने पर उन्होंने मेरे इस प्रश्न का जवाब दिया था। बोले थे, इसमें एक रायता दान है। रायता दान? हाँ, वही जिसमें से आज से 40-50 साल पहले दावत आदि में लोगों को रायता सर्व किया जाता था। मगर जिंदलपुरम के संस्थापक यानी हरिकेश बहादुर जिंदल ने पीतल का बना वही रायता दान एक बनिए के पास गिरवी रखकर एक आना उधार लिया था, और उसी आने से उन्होंने वो लॉटरी का पत्ता खरीदा था, जिसे लेकर वे अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे और ये जिंदलपुरम खड़ा किया। ओह! 30 साल बाद हरिकेश बहादुर ने यही रायता दान बनिए को 10,000 देकर छुड़ाया था। इस कहानी के मुताबिक रायता दान कम से कम जिंदल वंश के लिए ऐतिहासिक और जिंदलपुरम का संस्थापक बन गए। उसे सेफ में सुरक्षित रखा गया है, और परंपरा के मुताबिक खानदान के प्रत्येक मालिक अपने उत्तराधिकारी को सेफ का नंबर तथा रायता दान का रहस्य बताता है। तब तो इसका नंबर बाबूजी को भी पता होगा। हाँ, जरूर पता होगा, लेकिन मैं उनके द्वारा नंबर बताए जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती। क्या मतलब? कोशिश करके मैं इस सेफ को इसी समय खोलना चाहती हूं। लेकिन क्यों? आखिर इसे खोलने से हमें अपने केस में क्या मदद मिलने वाली है? मदद मिल भी सकती है वेद, और नहीं भी। जब एक बार खानदान का मुखिया इस सेफ का रहस्य अपने वारिस को बता देता है, तो उसके बाद वो स्वयं भी कभी सेफ को हाथ नहीं लगाता। ये बात वे जानते थे, अतः अपनी किसी बहुत ही सीक्रेट चीज को इसमें निश्चिंत होकर रख सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि इसके अंदर से कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है जिसमें संतरे के रहस्य का पर्दाफाश हो सके? यदि उनके पास कोई ऐसी वस्तु थी तो उन्होंने इसी में रखी होगी। कहने के साथ ही विभा आगे बढ़कर सेफ के समीप पहुंच गई।
सेफ कमरे के फर्श के केवल 2 फुट ऊपर दीवार में फिक्स थी। विभा घुटने टेक कर फर्श पर बैठी। मैं समीप खड़ा उसे देखता रहा। एक क्षण भी बिना गवाए उसने डायल से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। विभिन्न नंबरों को घुमाकर वो सेफ का हैंडल घुमाती रही। समय गुजरने लगा। 2 घंटे गुजर गए। मैं बुरी तरह बोर होने लगा था। एक क्षण का भी विश्राम लिए बिना निरंतर डायल से जूझती रही। वो पसीने पसीने हो गई थी। कई बार मैंने उससे कहा भी कि अब वो उसे छोड़े, कल सुबह ट्राई करे, किंतु उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, जुटी रही। मैं जल्दी से उसके निकट ही बैठ गया। विभा ने सेफ खोला और उसके खुलते ही मैं चकित रह गया, और शायद विभा भी, क्योंकि सेफ में कोई रायतादान नहीं था। वो एक प्रकार से खाली ही था, परंतु पूर्णतया खाली भी नहीं कहा जा सकता। सेफ की एक रैक पर सलीके से कागजों का एक पुलंदा रखा था। विभा ने अंदर हाथ डालकर पुलंदा उठा लिया। वे कुछ पत्र थे, करीब 30-32 पत्र होंगे, एक ही राइटिंग के। जाहिर था कि वे सभी पत्र किसी एक ही व्यक्ति ने लिखे थे। प्रत्येक पत्र कॉपी के सादे कागज पर था। हर पत्र का संबोधन था, मेरे राजा अनूप। प्रत्येक पत्र के अंत में, तुम्हारी सुधा पटेल। संबोधनों और लिखने वाली के नाम ने हमें वे पत्र पढ़ने के लिए उत्सुक कर दिया। हम दोनों ही जैसे वहां से उठना भूल गए थे। वहीं बैठे बैठे हमने पहला पत्र पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके बाद एक के बाद दूसरा पत्र पढ़ते ही चले गए। संक्षेप में मैं यही कह सकता हूं कि वे सभी पत्र दरअसल में प्रेम पत्र थे, जो किसी सुधा पटेल ने अनूप को लिखे थे। पत्रों से जाहिर था कि किसी जमाने में अनूप और सुधा पटेल आपस में प्यार करते थे, मगर कब, यानी ये पता नहीं लगता था कि ये कहानी कितने दिन या वर्ष पुरानी है, क्योंकि किसी भी पत्र में कोई तारीख नहीं थी, न ही किसी पत्र में सुधा पटेल का एड्रेस था, यानी पत्रों से लिखने वाले के बारे में उसके नाम के अलावा अन्य कोई विशेष बात पता नहीं लगती थी। पत्रों से जाहिर था कि अनूप भी सुधा पटेल को पत्र लिखता रहा है, क्योंकि कई पत्र अनूप के पत्रों का जवाब थे। पत्रों में उन दोनों के अलावा कहीं कहीं जो तीसरा नाम आया था वो था जोगा का नाम। जोगा अनूप और सुधा के बीच विलन का काम कर रहा था। एक पत्र में सुधा ने लिखा था, अनूप, यदि तुम कल सही वक्त पर ना आ जाते तो जोगा मुझे बर्बाद कर देता, मेरा सर्वस्व लूट लेता, मगर उससे चौकस रहना मेरे राजा, वो बहुत खतरनाक है। अब वो निश्चय ही तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। एक पत्र में सुधा ने लिखा था, तुम्हारा पत्र मिला अनूप, पढ़कर दुख हुआ। तुमने लिखा है कि मैं अबॉर्शन करा लूं, सारा इंतजाम तुम कर लोगे, लेकिन नहीं अनूप, तुम्हारी सुधा इतनी नीच नहीं है कि अपने ही बच्चे को मार डाले। प्लीज ऐसा फिर कभी मत लिखना अनूप। बरसात की उस रात में खो के अंदर हम में कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही बहक गए थे, और एक बार बांध टूट जाने के बाद हम दोनों ही बहकते रहे, और उसी का परिणाम मेरे पेट में है। ऐसी घटना होने पर लड़कियां अक्सर सारा दोष लड़कों पर थोप देती हैं, परंतु मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा भी उतना ही दोष है जितना तुम्हारा, और अब केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा फिर कभी मत लिखना। वादा करती हूँ अपने या अपने बच्चे के लिए मैं कभी तुमसे कोई अधिक नहीं मांगूंगी। हाँ, जोगा से सावधान रहना, लगता है उसे हमारे संबंधों की पूर्ण जानकारी है। उससे अगले पत्र में लिखा था, तुम्हारा जवाब पढ़कर खुशी हुई अनूप, भगवान का शुक्र है कि तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब कभी अबॉर्शन की बात जुबान पर नहीं लाओगे। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ अनूप, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मुझे तुमसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। हर मुलाकात पर तुम मेरे लिए गुलाब का फूल लाया करते थे, मिलते ही उसे मेरे बालों में टांग दिया करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ी खुशी होती थी। अब ना हम मिल पाते हैं, ना ही तुम गुलाब का फूल देते हो। मगर नहीं, शायद ये गलत है। तुमने तो मुझे गुलाब के फूल से भी कहीं ज्यादा एक अच्छा फूल दिया है, बेजान नहीं बल्कि ऐसा फूल जिसमें प्राण होंगे। और हाँ, तुमने तो मुझे जीवन भर के लिए एक फ्लैट और खर्चा देते रहने के लिए लिखा है। इस पेशकश के लिए शुक्रिया अनूप, मगर नहीं, तुम्हारी रानी रखेल नहीं बनेगी। मुझे अपनी प्रेमिका ही रहने दो। मैं कहीं भी रहकर इस फूल को जन्म दे दूंगी, सींचूंगी, सवार कर इसे अपने बुढ़ापे का सहारा बना लूंगी। ये फूल मेरा रहेगा अनूप, केवल मेरा। इस पर तुम्हारा भी कोई हक नहीं है। बस सारे पत्रों में मिलाकर यही चंद उल्लेखनीय बातें थी। उन पत्रों में उलझे हमें करीब 1 घंटा गुजर चुका था, और सभी पत्र पढ़ने के बाद हमारे चेहरे तथा मन मस्तिष्क पर सन्नाटा सा छा गया था। काफी देर तक हम एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला सके। विभा ने सारे पत्र पुनः सेफ में रखे
दरवाजा बंद करते ही डायल घूम गया। नंबर गड़बड़ा गए थे। विभा आहिस्ता से खड़ी हुई। उसके खड़े होने का अंदाज ही बता रहा था कि वो टूट सी गई है। इन पत्रों ने निराशा के किसी गहरे अंधकूप में डाल दिया था उसे। मैं स्वयं भी सोचता सा रह गया। पत्रों की रोशनी में अनूप का चरित्र बहुत रोशन नहीं रह गया था। वो दागदार सा नजर आ रहा था। कदाचित इन पत्रों को पढ़कर विभा के दिल में चोट सी लगी थी। एकाएक वो मेरी तरफ घूमी और बोली, इन पत्रों को पढ़ने के बाद तुम किसी नतीजे पर पहुंचे वेद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूं कि पत्रों को पढ़ने के बाद तुम जिस नतीजे पर पहुंचे हो उसे केवल इसलिए कहना नहीं चाहते क्योंकि वो मेरे पति थे। लेकिन नहीं दोस्त, हम इस वक्त एक हत्या के केस की तफ्तीश कर रहे हैं और हमें किसी भी सामाजिक रिश्ते के बंधन में कैद नहीं रहना है। सब कुछ भूलकर वही करना है जो सबूत कह रहे हैं। मैं चुप रहा, चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। वो फिर बोली, जोगा और उसके द्वारा दिखाए गए संतरे से जिस तरह आतंकित होते थे उसी से जाहिर था कि अपनी पिछली जिंदगी में उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे वे डरते हैं और जिसके खुलने से बेहतर उन्होंने आत्महत्या समझी। ये पत्र बताते हैं कि सुधा पटेल और उनका संबंधी वो रहस्य था जिसे जोगा जानता था और संतरे की छील डालने की धमकी इसी रहस्य को खोल देने की धमकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, इस रहस्य से भला संतरे का क्या मतलब? तुम व्यर्थ ही उनके पक्ष में सोचने की कोशिश कर रहे हो वेद। सारा मामला बिल्कुल साफ है। वे सुधा पटेल से प्यार करते थे, बहक गए थे। उन बहके हुए क्षणों का फोटो आदि जोगा के कब्जे में था। वे उसी के प्रकाशित होने से डरते थे। अपने जीते जी उन जैसा कोई भी इज्जतदार व्यक्ति ऐसा रहस्य प्रकट होने देने की अपेक्षा मर जाना पसंद करेगा। मैं चुप रह गया। मेरी वही धारणा बन गई थी जो विभा कह रही थी। हाँ, उस सबको मैं अपने मुंह से विभा के सामने कहने का साहस नहीं जुटा सका था, जबकि विभा कहती ही चली गई। मुझे ये अफसोस नहीं है कि उन्होंने सुधा से प्यार किया। उनके बहक जाने का भी अफसोस नहीं है, क्योंकि साधारण लोगों से अक्सर ऐसा हो जाता है। अफसोस है तो केवल इस बात का कि उन्होंने सुधा के साथ न्याय नहीं किया। मैं अब भी चुप ही रहा। खैर, हम किसी एक व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण नहीं बल्कि हत्या की वारदात की तफ्तीश कर रहे हैं। एक बार फिर मेरा अनुमान गलत साबित हो गया है। सोचा था कि अगर संतरे का रहस्य खुल जाए तो सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, लेकिन एक बार फिर गुत्थियां कुछ और ज्यादा उलझ गई है। वो कैसे? मेरे ख्याल से तो। हाँ, बोलो, तुम्हारे ख्याल से क्या? मैंने साहस करके कहा, मेरे ख्याल से तो सब गुत्थियां सुलझ गई हैं। केवल इतना सा ही चक्कर था। जोगा भी सुधा से प्यार करता होगा। अनूप बाबू से उसे ईर्ष्या होगी, इसलिए उसने अनूप बाबू की हत्या कर दी। तब फिर उस पहेली का क्या मतलब? वो कोई और चक्कर होगा। उसी चक्कर का तो पता लगाना है, विभा बोली। ये भी पता लगाना है कि सुधा पटेल और यदि उसका बच्चा हो चुका है तो वे कहाँ है? जिक्र था कि इस सेफ में रायतादान है, वो कहाँ गया? संभव है कोई रायतादान ना रहा हो। अनूप बाबू ने केवल तुम्हें संतुष्ट करने के मकसद से ही झूठ बोला हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना कम ही है। खैर, सेफ में रायतादान था या नहीं, इस सवाल का जवाब तो वक्त आने पर बाबूजी भी दे सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने दो महत्वपूर्ण काम हैं, सुधा पटेल और उसके बच्चे को तलाश करना, जोगा को तलाश करना, जिसमें हेयरपिन हमारी मदद कर सकता है। सुधा और उसके बच्चे को तलाश करके तुम क्या करोगी? ये तो वक्त बताएगा वेद। सुबह हो गई है। फिलहाल तुम जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो और याद रखना, जिस रहस्य को रहस्य बनाए रखने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी इन पत्रों का अभी किसी से जिक्र ना करना। उम्मीद है कि तुम बाजार खुलने से पहले ही सर्राफे चले जाओगे। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। हम होटल नहीं गए, मंदिर में ही आराम करने के लिए हमें एक कमरा दे दिया गया था, किंतु आराम करने का होश या जरूरत किसे थी? हाँ, इस बहाने हत्या के बाद से अब जाकर मैं और मधु अकेले में मिले। मधु भी सब कुछ जानने के लिए बेहद आतुर थी, इसलिए मिलते ही उसने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। मैंने अक्षरशः शुरू से लेकर अंत तक उसे सब कुछ बता दिया, सेफ से मिले पत्रों के बारे में भी, किंतु साथ ही उसे पत्रों का जिक्र किसी अन्य से ना करने की हिदायत दे दी थी। सुनकर मेरी ही तरह मधु भी अवाक रह गई थी। आपस की बातचीत के बाद हम दोनों इस बात पर एकमत थे कि सारे रहस्य खुल चुके हैं। जले भुने जोगा ने ही अनूप का मर्डर किया है, परंतु शीघ्र ही ये पता लगा कि हम कितना गलत सोच रहे थे। ये तो हमने बाद में जाना कि उलझाव खत्म नहीं हुआ था, बल्कि बनने शुरू हुए थे।
उस वक्त हम दोनों बातें ही कर रहे थे जब पोस्टमार्टम विभाग के लोग अनूप का शव लेकर वहां आ गए। रिपोर्ट में कोई विशेष बात नहीं थी, मृत्यु गोली लगने से ही हुई थी। विभा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। मुझे ये समझते देर न लगी कि मेरी देवी ने अकेले कमरे में जी भरकर अपने मन की भड़ास निकाली है। 7 बजे के करीब डॉक्टर्स गजेंद्र बहादुर को भी वहां ले आए। जवान पुत्र की मृत्यु का आघात वो सह चुके थे, बुरी तरह विलाप कर रहे थे। विभा भी उनके वक्ष से लिपटकर फूट फूट कर रोई। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जिंदलपुरम का हर निवासी मंदिर के बाहर इकट्ठा होने लगा। 8 बजते ही मैं सर्राफे की तरफ रवाना हो गया, किंतु वहां पहुंचकर मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी आई। एक भी दुकान खुली हुई नहीं थी, सारा बाजार बंद था और कम से कम आज वो खुलना भी नहीं था। मैं वापस आ गया। उस वक्त जिंदलपुरम के नागरिक अनूप के अंतिम दर्शन कर रहे थे। चारों तरफ रुदन ही रुदन था। भीड़ में मुझे आईजी साहब भी नजर आए। उनसे पता लगा कि दीनदयाल को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसके फ्लैट के ताले से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स उसके नहीं हैं। उस वक्त शाम के 5 बजे थे जब अनूप की ठंडी पड़ गई चिता से फूल चुने जा रहे थे। रात के 8 बजे मैं, मधु और विभा गुमसुम से एक कमरे में बैठे थे। तभी एक सेवक ने आकर कहा कि एक व्यक्ति आपसे, विभा से मिलना चाहता है। मैंने सेवक को लगभग डांटते हुए कहा कि इस वक्त विभा किसी से नहीं मिलेगी। तब सेवक ने बताया कि उसने मिलने वाले से यही कहा था, लेकिन वो जाता ही नहीं है। कहता है उसका इसी वक्त बहुरानी से मिलना बहुत जरूरी है। वो बहुरानी से अनूप बाबू के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। हम तीनों ही चौंक पड़े। विभा ने उसे भेज देने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद कमरे में सहमा, घबराया और आतंकित सा जो व्यक्ति आया वो थोड़ा मोटा और गुट्टा था। आंखें नीली थी तथा वो धोती कुर्ता पहने था। कहो क्या बात है, मैंने उससे पूछा। मुझे बहुरानी से बात करनी है। उसने विभा की तरफ देखा। विभा ने आंगतों की तरफ देखते हुए कहा, ये लोग हमारे विश्वसनीय हैं, तुम्हें जो कहना है बेहिचक इनके सामने ही कहो। उसने सहमे हुए से अंदाज में मेरी और मधु की तरफ देखा और फिर बोला, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा बहुरानी कि अनूप बाबू मरे नहीं हैं। क्या? एक साथ तीनों ही के मुंह से चीख सी निकल गई थी। जी हाँ, वे जिंदा हैं। मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई थी और शायद वही अवस्था मधु और विभा की भी थी। सारे जमाने की हैरत जैसे सिमटकर सिर्फ हम तीनों के चेहरों पर एकत्रित हो गई थी। कई क्षण तक हम में से कोई कुछ बोल नहीं सका। भौचक्के से, अविश्वसनीय नजरों से उसे देखते रह गए। उसे जो उस क्षण हमें कोई पागल ही महसूस हो रहा था। विभा ने धीमे से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूं बहुरानी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने मुझसे और मैंने उनसे करीब 10 मिनट बातें की हैं, लेकिन वे मुझे मार डालेंगे बहुरानी। आप मुझे बचा लीजिए, केवल आप ही मुझे बचा सकती हैं। क्यों मार डालेंगे? पता नहीं कैसे। वे मेरे द्वारा किए भ्रष्टाचार के बारे में जान गए हैं। भ्रष्टाचार? हाँ बहुरानी, दरअसल मेरा नाम रेवती शरण है। आपकी डिस्टिलरी के उस विभाग में हूँ जहाँ रम बनती है। पिछले 3 सालों से मैं भ्रष्टाचार में शरीक रहा हूँ। सबसे छुपाकर मैं गैलन के गैलन रम जिंदलपुरम से बाहर चोर बाजार में भिजवाता रहा हूँ। अब ये बात जाने कैसे अनूप बाबू को पता लग गई है। वे तो मेरे पास आए थे। जेब से निकालकर उन्होंने मुझे एक बहुत लंबा चाकू भी दिखाया और कहने लगे, या तो रम की चोरी में शरीक अपने दूसरे साथियों का नाम बताओ, अन्यथा वे मुझे उसी चाकू से मार डालेंगे। उसकी अजीब बातें सुनकर हम हक्के बक्के रह गए। क्या तुम्हें यकीन है रेवती शरण कि वे तुम्हारे अनूप बाबू ही थे? जी हाँ बहुरानी, 16 आने। मगर वे तो मर चुके हैं। आज ही तो उनके शव का अंतिम संस्कार हुआ है। इसलिए तो उन्हें देखते ही मैं हैरान रह गया था। मैं खुद भी तो उनकी अंतिम यात्रा में शरीक था बहुरानी। शमशान में करीब 5 बच्चे थे, किंतु मैं सबसे अलग बैठक वाले कमरे में अकेला पड़ा अनूप बाबू के बारे में ही सोच रहा था। ये कि हमारे छोटे मालिक कितने नेक थे। विचारों की धुन में मुझे ये भी होश ना रहा कि अंधेरा छा चुका है और अब मुझे बत्ती जला लेनी चाहिए। उस वक्त 7:15 बजे थे जब अचानक ही किसी ने बैठक का दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक कर उठ बैठा। उस क्षण पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कमरे में अंधेरा है। मैंने सोचा कि शोभा होगी। शोभा मेरी पत्नी का नाम है। सो पहले लाइट जलाई और उसके बाद दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैं हक्का बक्का रह गया। नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर।
बदहवास सा मैं भूत भूत कहकर अभी चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजे पर खड़े अनूप बाबू ने फुर्ती से झपट कर मेरा मुंह दबोच लिया। उनके बंधनों में मैं कैसे छटपटाता ही रह गया, जबकि उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद करके सांकल चढ़ा दी थी। फिर उन्होंने जेब से चाकू निकालकर उसे खट से खोला और मेरी गर्दन पर रखकर गुर्राए। अगर तुम चीखे या मुंह से कोई आवाज निकाली रेवती शरण, तो याद रखो ये चाकू तुम्हारी गर्दन के आर पार कर दूंगा। मैं बहुत डर गया था। कांपता हुआ आंखों में खौफ लिए उनकी तरफ देखता रहा। फिर वे खुद ही बोले, मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाता हूं। याद रखो, जोर से नहीं बोलोगे। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं और तुम धीमे स्वर में ही मेरे सवालों का जवाब दोगे। उन्होंने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। चाकू गर्दन पर ही रखा था। उन्हें देखकर मेरी जो हालत हो रही होगी उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। पहले तो मैंने उन्हें उनका भूत ही समझा था। फिर जब ये याद आया कि भूत के स्पर्श का एहसास नहीं हो सकता, तो मानना पड़ा कि वे साक्षात अनूप बाबू ही थे। डरते डरते मैंने पूछ भी लिया, अनूप बाबू आप? हाँ, मैं मरा नहीं हूं हरामजादे। वे दांत किटकिटाकर बोले, बल्कि तुम जैसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए मरने का नाटक किया है। बोलो, इस कमरे में अकेले पड़े क्या कर रहे थे? आपकी मृत्यु पर अफसोस कर रहा था मालिक। अफसोस? वे दांत भींचकर गुर्राए। मेरी मौत पर तुम अफसोस मना रहे थे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए रेवती शरण। अब तो तुम्हारी रम की चोरी और ज्यादा खुलकर होगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बको मत रेवती शरण। मेरे वाक्य पूरा होने से पहले ही गर्दन पर चाकू की नोक चुभाते हुए वे गुर्राए। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जानता हूं कि तुम हर महीने कम से कम 2 गैलन रम जिंदलपुरम से बाहर भेजते रहे हो, समीप के महानगर में स्थित 5 स्टार होटल मनोरंजन के मालिक को। मेरी जुबान तालू से चिपक गई। सिट्टी पिट्टी गुम। मैं नहीं समझ सका कि अनूप बाबू इतना सब कुछ कैसे जान गए हैं। गुर्राते हुए जब उन्होंने मुझसे फिर बोलने के लिए कहा, तो मैंने हकीकत स्वीकार कर ली। तब वे बोले, जिंदलपुरम से तुझ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए ही मैंने खुद को मृत घोषित किया है। बोल, इस काम में और कौन कौन है तेरे साथी? तो कोई नहीं मालिक। झूठ बोलता है। तेरे कुछ और भी साथी होंगे, उनके नाम बता। मैंने बहुत कहा बहुरानी कि इस काम में मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला ही हूं, लेकिन वे नहीं माने। लगातार धमकियां देकर मुझसे नाम पूछते रहे। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो किसका नाम ले देता? उन्हें यकीन नहीं हुआ। नाम बताने के लिए उन्होंने मुझे आज तक का समय दिया है। कह गए हैं कि कल वे मुझसे फिर मिलेंगे और उनके जीवित होने का रहस्य किसी पर खोला तो मेरा ही नहीं बल्कि मेरे सारे खानदान का खून कर देंगे। तुमने फिर भी यहां आकर वो सब कुछ बता दिया? मैंने पूछा। क्या करता साहब, ये तो मेरी मजबूरी है। उनके जाने के बाद मैं परेशान सा हो गया। सोचने लगा कि जब कल वे आएंगे तो किसका नाम बताऊंगा, लिहाजा वे मुझे मार डालेंगे। मैं मरने से बहुत डरता हूं। सोचने लगा कि मालिक के चाकू से बचने के लिए क्या करूं। तभी दिमाग में बहुरानी का ख्याल आया। सोचा कि आप ही मुझे बचा सकती हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि बैठक से सीधा यहीं आया हूं, किसी अन्य से बात तक नहीं की। उनके जीवित होने का रहस्य बताने की तो बात ही दूर है। विभा ने कहा, मगर हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप मुझे अपने साथ ही रखिए। इस बार जब वे मुझसे मिले तो उनसे कह दीजिएगा कि सचमुच उस काम में मेरा कोई साथी नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे उनसे माफी दिलवा दें। कसम खाता हूं कि फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मुझे बचा लीजिए बहुरानी। हम दोनों और हमारे साथ ही विभा भी बड़ी अजीब सी उलझन में फंस गई थी। रेवती शरण ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल अविश्वसनीय था, किंतु उसे झूठा भी नहीं कहा जा सकता था। खुद यहाँ आकर भला कोई क्यों ये सब कहेगा? बेवजह भला वो क्यों अपने भ्रष्ट और चोरी के किस्से को बेनकाब करेगा? कुछ देर तक सोचती रहने के बाद विभा ने सवाल किया, क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है रेवती शरण कि तुमने कमरे की लाइट ऑन करने के बाद ही दरवाजा खोला था? ये बात भी कोई भूलने की है बहुरानी? आप यकीन कीजिए, ये घटना बिल्कुल सच है। मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए, मेरी गर्दन पर चाकू का जख्म। कहने के साथ ही उसने गर्दन का वो हिस्सा आगे किया जहां जख्म था। चाकू के उस छोटे से जख्म को हम तीनों पहले ही देख चुके थे। क्या तुम हमें अपनी बैठक दिखा सकते हो? क्यों नहीं, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। इस तरह हम तीनों रेवती शरण के साथ कार द्वारा उसके घर पहुंचे। बैठक देखी। विभा ने बहुत ही पैनी दृष्टि से बैठक का निरीक्षण किया था, परंतु किसी विशेष नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कुछ देर बाद
हम कार द्वारा वापस मंदिर की तरफ लौट रहे थे। रेवती सरन को उसके घर ही छोड़ आए थे, ये कहकर कि वो किसी से अनूप के जीवित होने का जिक्र ना करे। साथ ही उसे आश्वासन दिया था कि उस पर नजर रखी जाएगी, दुश्मन के किसी भी किस्म के आक्रमण से उसे बचा लिया जाएगा। विभा ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के समीप कार रोकी, हमें कार में ही बैठे रहने दिया और बातें करने लगी। मैंने और मधु ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही को अपनी खोपड़ी इस नए झमेले से उल्टी हुई सी महसूस हो रही थी। रेवती सरन के बयान का अर्थ किसी भी रूप में हमारी समझ में नहीं आ रहा था। 5 मिनट बाद ही विभा वापस आ गई। कार थोड़ी दूर चलकर एक ऐसे मोड़ पर घूम गई जो रास्ता मेरी जानकारी के मुताबिक कम से कम मंदिर की तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। शायद इसलिए मैंने हल्के से चौंकते हुए कहा, क्या हम मंदिर नहीं जा रहे हैं विभा? नहीं, हम शिवाजी रोड चल रहे हैं। क्यों? वहां एक हत्या हो गई है। क्या? मेरे साथी मधु के कंठ से भी चीख सी उबल पड़ी। अपने कान के समीप मैं सन्नाटे से उत्पन्न होने वाला बड़ा ही अनोखा सा और रहस्यमय शोर सुन रहा था। काफी कोशिश के बाद मैं अपने दिमाग को नियंत्रित कर सका। फिर पूछा, किसका खून हो गया? अभी ये पता नहीं लग सका है। क्या मतलब? महानगर से आए हुए आईजी साहब अभी यहीं यानी जिंदलपुरम में ही हैं। मैंने ये सोचकर कोतवाली फोन किया था कि किसी अधिकारी से कहकर किसी अच्छे से जासूस को रेवती सरन पर नजर रखने के काम पर लगवा दूंगी, किंतु फोन पर खुद आईजी साहब ही मिल गए। पहले उन्होंने मेरे फोन करने का सबब पूछा। मेरे बताने पर बोले, जासूस को तो मैं अभी भेज देता हूँ बहुरानी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ही जिंदलपुरम में आखिर ये होने क्या लगा है। क्या कुछ और भी हुआ है? मेरे इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि मेरा फोन आने से कुछ ही क्षण पहले शिवाजी रोड से किसी आनंद ने फोन पर सूचना दी है कि ब्लॉक एस की इमारत नंबर 4 में किसी ने किसी की हत्या कर दी है। उनकी इस सूचना पर मैंने पूछा कि क्या वे वहां जा रहे हैं। उनके हाँ कहने पर मैंने भी पता पूछा और वहां पहुंचने के लिए कह दिया। कार में मौत की सी खामोशी छा गई थी। एक हरे बदन और गेहुए रंग वाले उस युवक का नाम महेंद्रपाल सोनी था। उम्र करीब 24। हेयर स्टाइल जितेंद्र जैसी थी। काली आंखें, भरी भरी भवों और तोते जैसी नाक वाला ये युवक देखने में आकर्षक लगता था। जिंदलपुरम की शुगर फैक्ट्री में वो जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त था। सर्विस लगे अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। महेंद्र सोनी के माता पिता पास के महानगर में रहते थे। फैक्ट्री की तरफ से उसे जिंदलपुरम में ही शिवाजी रोड पर एस ब्लॉक में 4थी इमारत में फ्लैट नंबर 20 अलॉट हुआ था। हफ्ते में 6 दिन वो अपने फ्लैट में ही रहता था। शनिवार को ड्यूटी के बाद महानगर जाता था। रविवार की छुट्टी वहीं व्यतीत करके सोमवार की सुबह ही पुनः जिंदलपुरम आ जाता। उसे पीने की लत नहीं थी, मगर परहेज भी नहीं करता था। यार दोस्तों की महफिल में बैठकर 2-3 पैग वो लगा लिया करता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। हाँ, जब से जिंदलपुरम में उसकी सर्विस लगी थी तभी से रिश्ते वाले चक्कर लगाने लगे थे। जिंदलपुरम के दूसरे निवासियों की तरह अनूप की मृत्यु का उसे भी हार्दिक दुख था। उसकी नजर में भी अनूप एक आदर्श और देवता सरीखा व्यक्ति था। अंतिम संस्कार से फारिग होने के बाद महेंद्रपाल सोनी अपने ऑफिस के ही एक दोस्त के घर चला गया था। वो अकेला नहीं था, बल्कि कुल मिलाकर वे 5 दोस्त थे। उनमें से एक वो भी था जिसके यहाँ सब इकट्ठे हुए थे। शाम 6 बजे ही उन्होंने गम गलत करने के लिए एरिस्टोक्रेट की एक बोतल खोल ली। 5 पीते रहे। बातचीत का विषय अनूप ही था। बीच बीच में विभा का नाम भी आ जाता, जिसे वे सभी केवल बहुरानी कह रहे थे। पीने का दौर करीब 8:15 बजे तक चलता रहा। फिर सभी दोस्त विदा हुए। एक 3 व्हीलर के जरिए महेंद्रपाल सोनी उस इमारत में आया था जिसमें उसका फ्लैट था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने महसूस किया कि आज बातों ही बातों में क्षमता से कुछ ज्यादा ही पी गया है। कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। फिर भी वो दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट के बाहर पहुंच ही गया। हल्के से सुरूर में झूमते हुए उसने जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की। पलंग पर दृष्टि पड़ते ही वो चौंका। उसे महसूस हुआ कि पलंग पर कोई सो रहा है। शुरू के क्षणों में उसने कदाचित इसे अपना भ्रम समझा, इसलिए आंखें मिचमिचाई, सिर को झटका देकर फटी सी आंखों से पलंग की तरफ देखा। वहां सचमुच कोई कंबल ताने पड़ा था, सिर से पांव तक। पलंग पर सोए व्यक्ति के जिस्म का एक भी हिस्सा चमक नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सचेत सा होता हुआ सोनी बोला, कौन है पलंग पर? कौन सो रहा है? इस वाक्य के साथ ही वो पलंग के नजदीक पहुंच गया और शायद नशे की झोंक में ही उसने एक झटके से कंबल खींचकर एक तरफ फेंक दिया। इतना होने पर भी पलंग पर लेटा व्यक्ति निश्चल पड़ा रहा।
वो आंखें खोले महेंद्र सोनी की तरफ ही देख रहा था। तो दोस्तों, ये था 3.5 घंटे का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।